हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम 4 क्लास 11th। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ये प्रैक्टिस पेपर है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 एंड टाइम रहेगा 3 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 खंड आपको मिलेंगे। खंड क में आपठित बोध दिया गया है, जिसमें आधारित बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर? खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। खंड ग में अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले खंड का अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। सबसे पहले आपको अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस और भय, उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहाँ तक जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हमसे सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। नहीं कहा जा सकता है कि साहित्य में सत्य की साधना है, शिव तत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। शुद्ध जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जन जन के मानस में रसिक्त करता रहता है। तभी तो शेक्सपियर हो, कालिदास, उनकी कृतियां आज भी रसुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही हैं। इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, क्योंकि साहित्य पर समय और परिस्थिति का प्रभाव अनिवार्य रूप से जो पड़ता है, साहित्य वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुसुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य की बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है और जनमानस को आलोक स्तंभ के समान एक दिशा और प्रकाश देता है। पहला प्रश्न दिया गया है, साहित्य के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो इसमें साहित्य सत्य की साधना है, साहित्य सौंदर्य की अभिव्यंजना है, साहित्य मानसिक अतृप्त का पोषक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी है, सत्य की साधना है, सौंदर्य की अभिव्यंजना है, ये नहीं है। और साहित्य मानव जीवन का मार्गदर्शक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? तो ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है कथन, गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है। कारण दिया गया है, साहित्य मनुष्य के जीवन को एक प्रकाशवान दिशा प्रदान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, और कारण जो है वो उसकी सही व्याख्या करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ग हमारा राइट आंसर रहेगा। साहित्य का लक्ष्य क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सत्य को उजागर करना भी साहित्य का लक्ष्य है। समाज की विवेक शक्ति को जागृत करना भी, समाज को दिग्भ्रष्ट करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। मानव मन को रसिक्त करना भी इसका उद्देश्य है। तो ग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, साहित्य किसका दर्पण होता है? तो साहित्य किसका दर्पण होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्लियर? आप लिख लेंगे, ऊपर भी दिया गया है समाज का। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, साहित्य में परिवर्तन का कारण क्या है? तो साहित्य में जो परिवर्तन का कारण है वो युगीन जो है परिस्थितियां हैं, समय की मांग है और परिवर्तित रुचियां हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कालिदास एवं शेक्सपियर आदि साहित्यकारों की प्रसिद्धि का कारण जो है वो आप किसे मानते हैं? तो इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? उनका साहित्य गुणात्मक है, मानवीय मूल्यों, संवेगों, संदेशों एवं उद्देश्यों का वर्धक अपने रस सुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए?
आंसर रहेगा साहित्य में सुरुचि, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति के साथ शक्ति व गति पैदा करने का गुण होना चाहिए। उसमें सौंदर्य प्रेम जगाने, सच्चे संकल्प उत्पन्न करने तथा कठिनाइयों पर विजय प्रदान करने की शक्ति भी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म नीरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सभी के निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी सवक्रम में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है, वह स्नेह को मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। ठीक है, तो बाकी भी दिया गया है, इसको भी आप बच्चों यहाँ से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं, संसार को परीक्षा स्थल क्यों माना गया है। संसार को परीक्षा स्थल क्यों माना गया है, क्योंकि संसार में जो है लगातार क्या आएंगी, जीवन में मुसीबतें आएंगी जिनका सामना हमें करना पड़ता है, इसीलिए संसार को परीक्षा स्थल माना गया है। सेकंड क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, प्रत्येक चराचर के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कारण दिया गया है, मनुष्य स्वार्थवश अपने कर्तव्य पथ से विरक्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क। दोनों ही सही हैं, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, काव्यांश का मूल भाव निम्न में से किससे इंगित होता है। तो काव्यांश का मूल भाव जो है इसमें किस में इंगित हो रहा है, ये कर्म का महत्व आ जाएगा। ठीक है, कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। अगला है, मनुष्य जो है वो स्वार्थी है कैसे। तो अपनी कर्तव्य पथ से विहीन होकर मनुष्य जीवन के भौतिक सुखों से लिप्त है, इसीलिए क्या है, मनुष्य स्वार्थी है। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर जीवन के भौतिक सुखों से लिप्त है, इसीलिए मनुष्य क्या है, स्वार्थी है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य अन्य जीवों से और पदार्थों से किस प्रकार भिन्न है। तो मनुष्य किस प्रकार भिन्न है, मनुष्य बुद्धि के कारण, स्वभाव के कारण और शक्ति के कारण। अगला प्रश्न दिया गया है, कवि के अनुसार मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो मनुष्य का कर्तव्य जो है वो क्या होना चाहिए, स्वार्थ रहित होकर भौतिक सुखों को त्याग कर मातृभूमि की सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखने हैं। स्रोत या संचारक से क्या अभिप्राय है, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। तो संचार एक नंबर का क्वेश्चन है। तो संचार जो है वो क्या है, वो प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, अपने संदेश को अन्य तक पहुँचाना। क्लियर। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसमें इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बताना है कि किस तरह से इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से दुनिया जो है एक जगह सिमट कर रह गई है। तो इसमें लिखेंगे हम कि दुनिया को पास ला दिया है। इंटरनेट की मदद से स्टूडियो में बैठा कार्यक्रम संचालक किसी भी मुद्दे पर संसार के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से सीधे बात करा देता है। इंटरनेट के द्वारा गोष्ठियाँ, विचार विमर्श तथा खुला मंच तक आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो जन संचार का कौन सा माध्यम है तथा इसके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। यहाँ से आंसर करेंगे, रेडियो जो है वो जन संचार का एक कैसा माध्यम है, श्रेय माध्यम है। महात्मा गांधी ने रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम माना है। उनका मानना था कि रेडियो गांव और दूर दराजों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक जो है कैसा साधन है, प्रभावी साधन है। ठीक है, जहां आप कह सकते हो साक्षरता दर कम है। क्लियर। गांधी जी ने रेडियो को जन जागरण और शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना है। उन्होंने इसको एक अद्भुत शक्ति का नाम दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विषय पर एक विषय में लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन करना है। तो ये जो है आप अपने अनुभव के आधार पर करेंगे। ग्रीष्म अवकाश का एक स्मरणीय दिन, मानसून में मेरा शहर या सड़क पर घटी एक दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आवेदन पत्र लिखना है। तो ये भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, नया भारत दैनिक समाचार पत्र को विज्ञान विभाग के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है। पद के लिए विषयगत जानकारी, अनुभव एवं भाषा ज्ञान अनिवार्य है। इस पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है,
इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। आपके विद्यालय द्वारा आयोजित की गई वार्षिक खेल प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन जो है वो आपको तैयार करना है। अथवा में दिया गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट 1 के कार्यकारिणी की एक बैठक विद्यालय के प्रधानाचार्य की उपस्थिति में दिनांक 8/5/2024 को हुई। इस बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। इसमें दिया गया है, डायरी विधा जो है उससे आपका क्या तात्पर्य है, यानी डायरी विधा से आप क्या समझते हो। यहाँ से आंसर करेंगे, डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं तत्संबंधी बौद्धिक और भावनात्मक जो भावात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उनका लेखा जोखा है। यह स्वयं का अतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। यह एक व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें जीवन के खास क्षणों, विचारों, यादों और बहसों को जो है को दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 डायरियों और उनके लेखकों के नाम आपको लिखने हैं। आंसर रहेगा, पैरों में पंख बांधकर लिख देंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, और रूस में 25 वर्ष रहेगा राहुल सांकृत्यान। इसके अलावा और दूसरे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, अंतरा भाग एक अंतराल भाग पाठ्य पुस्तक पर आधारित इसमें प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन आपको करना है। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लगे कैसा स्नेह रे, अन्न भावे नींद न आवे, ग्रह बंधे रे ना धीर रे, कामिन को है बालमा प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, प्यासो कह सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो विरह ज्वाला में जलने वाली जीवात्मा किसका आह्वान कर रही है, तो पति रूपी परमात्मा का आह्वान कर रही है। क इसका राइट आंसर रहेगा। काव्यांश में कबीर को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो काव्यांश में कबीर को पत्नी रूप में वर्णित किया गया है। ख राइट आंसर रहेगा। अब तो बेहाल कबीर भयो है, पंक्ति का अर्थ किस पंक्ति से व्यंजित होता है, तो इसमें क्या है, परमात्मा से मिलन की आकुलता को ये जो है दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो जो इसमें आ गया है तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। ख इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर के विरह में जीवात्मा दुखी है का भाव किस पंक्ति में इंगित होता है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा, इसमें कौन सी पंक्ति है, इसमें अन्न अच्छा नहीं लगना ये भी बताया गया है, घर और बाहर चैन नहीं आना, समाज से सम्मुख शर्म आना, मन में अशांति छाना, तो चारों से ही है, तो आंसर हमारा ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। आंसर रहेगा, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए तर्क दिए कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसलिए हारने पर गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, सभी खिलाड़ी एक समान है और खेल में कोई किसी से छोटा नहीं होता है। इस तरह के तर्क उन्होंने उसको दिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन तत्व का वर्णन किया है तथा वियोग में ये तत्व किस प्रकार विदा हो जाते हैं। तो हंसी की चोट सवैये में कवि ने चांदनी, हंसी और प्रेम जैसे तत्वों का वर्णन किया है। वियोग में ये तत्व विदा हो जाते हैं क्योंकि नायिका के शरीर से चांदनी, उसके मन से हंसी और हृदय से प्रेम दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है, दरबार सवैया में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया गया है। तो दरबार सवैया में गुण ग्राहकता और कला की परख को इसलिए अनदेखा किया गया है क्योंकि दरबार में कला का सम्मान करने वाला कोई नहीं था, वहाँ केवल चापलूसों को सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक की सप्रसंग जो है आपको व्याख्या लिखनी है। तो ये जो आपकी बुक से दिया गया है काव्यांश, इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। एक ये आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो प्रसंग दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश इस तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता से लिया गया है। इसमें वर्षा ऋतु के आगमन पर कवित्री को श्री कृष्ण से मिलने का स्वप्न जो है वो आता है, जिससे वह बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वह निराश हो जाती है। व्याख्या दी गई है, कवित्री कहती है कि जब आकाश में घटाएं घिर आई हैं और धीमी धीमी बूंदें गिर रही हैं, तब श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, चलो आज झूला झूलने चलते हैं। यह सुनकर मैं इतनी प्रसन्न हुई कि खुशी से फूली नहीं समाई। कवित्री आगे कहती है कि जब मैं श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने जाने की इच्छा कर रही थी, तभी मेरी निगूढ़ी नींद टूट गई। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे भाग्य सो गई हूँ। जब मैंने आँख खोलकर देखा तो न तो आकाश में बादल थे और न ही मेरे सामने श्री कृष्ण थे।
केवल उनकी याद में ही मेरी आंखों से क्या थे, आंसू बह रहे थे। इसमें विशेष आप बता देंगे। इस पद्यांश में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। कवित्री की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अथवा में दिया गया है, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करती निराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जय ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने गंगा तट पर संध्या के समय होने वाली आरती और उसके बाद का वातावरण का वर्णन किया है। प्रसंग रहेगा, कवि गंगा नदी के तट पर शाम के समय होने वाली आरती का दृश्य वर्णन कर रहे हैं। वे इस धार्मिक और शांत वातावरण में प्रकृति की सुंदरता और समाज के एक विशेष वर्ग की पीड़ा को एक साथ दर्शाते हैं। व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शाम के समय गंगा के किनारे स्थित मंदिर में शंख और घंटियां बज रही हैं। नदी के लहरों में भी इस ध्वनि के कारण एक लयबद्ध कंपन हो रहा है। आकाश में दीपक की लौ के समान जलता हुआ कलश आरती कर रहा है। इसके बाद कवि का ध्यान गंगा के तट पर बैठी हुई वृद्ध महिलाओं और विधवाओं पर जाता है जो बगलों की तरह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। वे ईश्वर के ध्यान में मगन हैं। कवि कहते हैं कि ये महिलाएं शांत और स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन उनके भीतर का दुख और पीड़ा एक धीमी धारा की तरह बह रहा है और उनका आंतरिक रोदन है। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष है कि कवि ने प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश और बगलों सी वृद्धाएं, ठीक है, वृद्धाएं, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में शांत और गंभीर वातावरण का चित्रण किया गया है। कवि ने समाज के उपेक्षित वर्ग विशेषकर विधवाओं की आंतरिक पीड़ा को दर्शाया है। तो विशेष आप जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तो 1-2 दिन रहे तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। तो पहले मित्र ने टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? ठीक है, और क्या किया? क्योंकि नया काम शुरू कर दिया था। गद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। कथन है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। और प्राचीन समय से ही धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि कथन और कारण जो है दोनों ही क्या है? सही हैं। तो क हमारा आंसर रहेगा इसमें। सूरज छाप टॉर्च से अधिक बिक्री किसकी थी? किसकी है? तो किसकी है? धर्म के नाम पर पाखंड की जो है सूरज छाप टॉर्च से बिक्री अधिक है। उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। ये भाव क्या इंगित करता है कि धर्म प्रवचन के लिए जो है कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। हाँ ठीक है, हामिद के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है और साथ में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। हामिद के चरित्र की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी समझदारी, संवेदनशीलता और दादी के प्रति उसका गहरा प्रेम। वह एक शांत, मितव्ययी और दयालु बच्चा है जो अपनी दादी की कठिनाइयों को समझता है। मेले में जहाँ अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपने 3 पैसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने में खर्च करता है ताकि रोटी बनाते समय उसकी उंगलियां ना चलें। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? तो लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा क्योंकि सूरज प्रकाश का क्या होता है? सबसे बड़ा स्रोत है। यह नाम कंपनी की टॉर्च की रोशनी की ताकत और गुणवत्ता को दर्शाता है जो सूरज की रोशनी की तरह ही क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, साथ ही यह नाम ग्राहकों को विश्वास दिलाता है कि टॉर्च मजबूत और टिकाऊ है जो अंधकार को क्या कर सकती है? दूर कर सकती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता था, ये आपको सिद्ध करना है। तो गूंगा जो है वो दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है। यह कथन इस बात को सिद्ध करता है कि गूंगा जो है वो क्या है? एक स्वाभिमानी व्यक्ति है जो अपनी विकलांगता के बावजूद दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह दया का पात्र बनने की बजाय एक सामान्य व्यक्ति की तरह सम्मान और अधिकार चाहता है। वह अपने काम और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता है और यह साबित करता है कि वह किसी से कम नहीं है।
नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों को कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की ने उन्हें की छटनी न हुई हो और शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। आंसर रहेगा, देखिए संदर्भ इसमें इस तरह से प्रसंग लिख देंगे। यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा से लिया गया है, जिसमें मुंशी वंशीधर के परिवार की आर्थिक स्थिति और उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। प्रसंग क्या रहेगा, कहानी में यह प्रसंग तब आता है जब मुंशी वंशीधर की नौकरी जो है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और वह घर लौटते हैं। व्याख्या रहेगी, लेखक बताते हैं कि मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकाले जाने के बाद उनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। घर में चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी, जो गरीबी और गंदगी का प्रतीक है। आंगन में एक पुरानी फटी हुई साड़ी टंगी थी जिस पर कई पैबंद लगे थे। उनके दोनों बड़े लड़के भी घर पर नहीं थे, शायद काम की तलाश में गए थे। मुंशी जी खुद बाहर की कोठरी में पेट के बल लेटे थे, जैसे उन्हें कोई चिंता ना हो। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वे ऐसे सो रहे थे मानो उन्हें 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाला ही न गया हो और न ही उन्हें शाम को काम की तलाश में कहीं जाना हो। यह मुंशी जी की निराशा और बेबसी को दर्शाता है। अगला अथवा में दिया गया है, ठीक है, इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। आंसर करेंगे यहाँ से। संदर्भ रहेगा, यह गद्यांश महादेवी वर्मा के संस्करण गिल्लू से लिया गया है। इस अंश में लेखिका गिलहरी के जीवन और उसकी क्रियाओं का वर्णन करती है। प्रसंग रहेगा, लेखिका ने गिलहरी के जीवन को बिजली के लाखों बल्बों के समान जो है बताया है। इस गद्यांश में गिलहरी के जीवन की सामूहिक क्रियाओं और उसके प्रभाव का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, व्याख्या क्या रहेगी, लेखिका बताती हैं कि गिलहरी का जीवन भी बिजली के लाखों बल्बों की तरह है जो एक साथ जलते हैं और बुझते हैं। यह क्रिया बार बार होती रहती है। लेखिका के अनुसार यह दृश्य बहुत ही कैसा है, अद्भुत है। गिलहरी की सामूहिक क्रियाएं, उनका विस्तार और अनंतता लेखिका के हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। ऐसा लगता है मानो सभी गिलहरियां भाईचारे के एक धागे में पिरोई हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में आए प्रसंगों से स्पष्ट आपको करना है। बाकी 2 प्रश्न और भी दिए गए हैं। आंसर करेंगे, लेखक जो है मकबूल फिदा हुसैन एक जन्मजात कलाकार हैं। हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में कई ऐसे प्रसंग हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। बचपन में जब वे इंदौर में थे तो उन्होंने अपनी दादी के कहने पर मुहर्रम के अवसर पर ताजिए बनाने का काम जो है दिया गया था। ठीक है, उन्होंने ताजिए बनाने में अपनी कला का प्रदर्शन किया जिससे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। इसके अलावा जब उनके पिता ने उन्हें बड़ौदा में बोर्डिंग स्कूल में भेजा तो वे वहाँ भी दीवारों पर चित्र बनाते थे। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कला उनके स्वभाव में थी और वे जन्म से ही क्या थे, कलाकार थे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, प्रतिभा जो है छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश जो है डालना है। तो मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व कैसा था, एक प्रतिभाशाली और जुनूनी कलाकार का था। ठीक है, प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती, यह कथन उनके जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। उन्होंने अपनी कला को कभी छिपाया नहीं बल्कि उजागर किया। उनके पिता ने उनकी कला को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। जब उनके पिता ने उनकी बनाई हुई पेंटिंग देखी तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने बेंद्रे साहब के कहने पर मकबूल के लिए ऑयल पेंटिंग का सामान मंगवा दिया। इससे यह पता चलता है कि उनकी प्रतिभा ने उनके पिता को भी प्रभावित किया और उन्हें अपने बेटे की कला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है, मकबूल ने पहली ऑयल पेंटिंग कैसे बनाई, विवेचन कीजिए। तो मकबूल ने अपनी पहली ऑयल पेंटिंग जो बनाई थी वो सिंहगढ़ फिल्म देखने के बाद बनाई थी। फिल्म देखकर उनके मन में ऑयल पेंटिंग के प्रति जुनून पैदा हो गया। उनके पास पेंटिंग का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी कुछ किताबें बेच दी और उन पैसों से ऑयल पेंटिंग का सामान खरीदा।
इस तरह उन्होंने अपनी पहली ऑयल पेंटिंग बनाई, जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ मिला और उन्हें एक महान चित्रकार बनने की राह पर अग्रसर किया। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, तो ये केवल आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, कैसे आपका पेपर आता है। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।